हेलो एवरीवन। आज जो एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर आईटी का क्लास 10th बोर्ड के लिए, उसके पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप हाथ में मेरे क्वेश्चन पेपर है उसका कोड बता दूं। CDBA और सेट 4 है और क्वेश्चन पेपर कोड 53 है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। तो पेपर की अगर बात करें तो मेरी पेपर एनालिसिस कहती है क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगर इस टोटल सेट में जो पूछे गए हैं उन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम समझते हैं कि अगर थोड़ा स्टडी किया जाए तो 2 से 3 दिन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप इसके आंसर देने में एबल होंगे। डिटेल आप लोगों को पढ़ना चाहिए और पेपर काफ़ी आसान था। एक एक करके चलिए सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया द लेटर S इन द एब्रिविएशन HTTPS। HTTP दरअसल में प्रोटोकॉल होता है और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल में जो S लगा हुआ है उस S का क्या मीनिंग है ये हमें बताना था। इन कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर, यानी इस यहाँ जो है उसका मीनिंग क्या होगा। एक्चुअली जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं चाहे वो HTTP प्रोटोकॉल हो या FTP प्रोटोकॉल हो, सब में इसका मीनिंग एक ही होता है और वो होता है सिक्योर्ड। यानी कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है और ये इंटरनेट के ऊपर जो डेटा ट्रांसफर करता है वो सिक्योर्ड वे में यानी इनक्रिप्टेड वे में करता है, न कि प्लेन टेक्स्ट के रूप में। और इससे ये जो हैकर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ बना देता है चीज़ों को हैक करना। चूंकि डेटा इनक्रिप्टेड होता है तो डिक्रिप्ट करना काफ़ी टफ जॉब होता है। इम्पॉसिबल नहीं होता लेकिन काफ़ी टफ हो जाता है। तो जनरली हैकर जो होते हैं वो कंसंट्रेट वैसे प्रोटोकॉल पे करते हैं जहां सिक्योर ना हो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब सर्विस, यानी कि ये ऑप्शंस में से कौन ऐसा है जो वेब सर्विस नहीं है। तो पहला है यूजिंग दीक्षा लर्निंग पोर्टल वेबसाइट जो कि वेब सर्विस होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, ये भी एक तरह का वेब सर्विस ही होता है। और फाइल ट्रांसफर ओवर ब्लूटूथ, अगर ब्लूटूथ से हम फाइल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करें तो यहाँ वेब सर्विस का कोई रोल नहीं है। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्योंकि अगला फिर है बैंकिंग पोर्टल यूज करना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो बैंकिंग पोर्टल होता है वो वेब सर्विसेज यानी HTTP का ही यूज करता है या WWW वेब सर्विसेज का ही यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज द कैरेक्टर G स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। एक्चुअली जनरेशन ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A। फिर अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है। इसमें कहा गया ए वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप रेगुलरली पब्लिश रिटन कंटेंट। एक वैसा वेबसाइट जहां एक कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो है रेगुलरली अपना कंटेंट अपडेट करते हैं। टिपिकली इन्हें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज। जनरली क्या होता है जो लास्ट कंटेंट है वो ऊपर रखते हैं चूंकि वो अपडेटेड कंटेंट होता है। तो उसे हम कहते क्या हैं? न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, चैट ग्रुप कहते हैं या सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली लोग कोई पोस्ट डालते हैं, कोई लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है, कोई कमेंट करता है, तो ये नहीं आएंगी। सिंपली उसको हम ब्लॉग कहते हैं एक वर्ड में कहे तो। न्यूज़ ग्रुप एक्चुअली न्यूज़ पोर्टल होता है और चैट में क्या होता है मल्टीपल पीपल जो होता है ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं यूजिंग टेक्स्ट या इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो नहीं होता है? तो फॉन्ट में फेस होता है जो कि ये बताता है कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कलर होता है जो कि ये बताता है किस कलर में डिस्प्ले देना है, और साइज होता है यानी कि डिस्प्ले का में कैरेक्टर का साइज क्या होगा। एक्चुअली हाइट जो है वो नहीं होता है, यानी करेक्ट आंसर यहां पर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML वी स्टार्ट ए कमेंट यूजिंग। ये एक्चुअली आपको याद रखना है कि HTML में हम कमेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ये आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है बोथ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग इन HTML। एक्चुअली HTML में क्या होता है, जितने भी टैग होते हैं उसमें कुछ ऐसे टैग हैं जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टैग जो होते हैं उसमें ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। स्टार्ट करते हैं, बीच में कंटेंट लिखते हैं, फिर उस टैग को हम जाके बंद करते हैं। तो इसमें से कौन सा टैग है जिसमें कि बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है वो होता है? तो केवल एक ही है, जिस ये वाला बी, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि H1 पहले लिखते हैं, फिर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, फिर H1 को हम ऐसे करके बंद करते हैं, इसमें होता है। बाकी IMG में जो इमेज होता है वो IMG टैग के अंदर ही चूंकि लिखा जाता है, बाहर नहीं, इसलिए इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। BR सिंपली ब्रेक करता है इसलिए नहीं होता, और HR एक हॉरिजॉन्टल रूल देता है इसलिए इसमें जरूरत नहीं होती। अगला है, द डिफॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक इज एक्चुअली विजिटेड लिंक, यानी वैसा लिंक वेबसाइट पे जिस पर कि एक बार हम क्लिक कर चुके हों। तो डिफॉल्ट कलर क्या होता है, मतलब कि कोई स्टाइल अगर अप्लाई ना किया गया हो, तो स्टाइल अप्लाई किया गया है तो उसे बदल दिया जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट कलर बिना स्टाइल के जो होता है, ब्राउजर के द्वारा जो दिया जाता है वो होता है ब्लू। और ये चीज़ आप बिहेवियर में भी देख सकते हो, अगर नोटिस नहीं किए हो तो याद रखने की चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज नॉट यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऐसा कौन सा टैग है जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते समय हम यूज नहीं करते हैं? तो एक ही टैग यहां पर मैच कर रहा है जिसका हम यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हमेशा TD है, यानी टेबल डेटा में किया जाता है, न कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स नहीं है, यानी जिसका लाइसेंस हमें पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं? तो यहां पर फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इस लिस्ट में जो कि लाइसेंस देके ही हम खरीद सकते हैं। बाकी सारे पैकेज जो यहाँ नाम दिए हुए हैं, लिनक्स है, एंड्रॉयड है और ओपन ऑफिस है, ये सारा ओपन सोर्स पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर असर्शन एंड रीजन। असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, और बताना होगा यहाँ कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला असर्शन है, when you enter a query into a search engine it retrieves and presents a list of web pages। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, ये सर्च इंजन भी है, तो google.com अगर खोले तो सिंपली सर्च के लिए बॉक्स आता है और वहाँ कुछ लिख के हम सर्च करते हैं। मोबाइल में भी ऐसा होता है, तो वो हमें लिस्ट ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस देता है, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियो और अदर टाइप ऑफ कंटेंट दैट आर रिलेवेंट टू योर सर्च, जो कि हमारे सर्च क्वेरी से रिलेवेंट है। बिल्कुल सही बात है, यानी ए को ट्रू मान लेते हैं। नेक्स्ट कहा गया, द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज टू इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली फाइंड एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द यूजर्स सर्च क्राइटेरिया। यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का गोल जो होता है वो होता है इफेक्टिवली, और जो यूजर क्राइटेरिया को मैच करता है वैसे डेटा को ही रिप्रेजेंट करे। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है, यानी ए और बी दोनों सही है। और यहां पर देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी ए होना चाहिए। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन का है। यहां भी पहले असर्शन को पढ़ते हैं। पहला है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपडेट एंड मेंटेन ए वेबसाइट डिजाइन यूजिंग CSS। क्या CSS के जरिए किसी वेबसाइट को मेंटेन करना डिफिकल्ट है? हमको नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं है। CSS हम आसान बनाने के लिए करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कहा है, CSS allows web developer to separate the presentation layer
स्टाइल एंड लेआउट फ्रॉम कंटेंट लेयर दैट इज HTML। बिल्कुल सही है, यानी A फॉल्स है, B ट्रू है, और ऐसा बोथ असर्शन आर ट्रू पहला नहीं है। दूसरे में कहा गया बोथ असर्शन A एंड रीजन आर ट्रू, बट द रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। एक्चुअली आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A इज फॉल्स, इसका आंसर होगा D। एक्चुअली A फॉल्स है और R ट्रू है। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमने B ऑप्शन को नहीं लिया है, क्योंकि ये टफ नहीं, इजी बना देता है। अगर हम स्टाइल को अलग लिखें और कंटेंट को अलग लिखते हैं तो हमारे लिए आसान होता है मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो सेक्शन बी में है, वहां कहा गया राइट एनी 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन चैट एंड ईमेल इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब सर्विसेज। कोई 2 पॉइंट लिखना है चैट में और ईमेल में। एक्चुअली चैट जो होता है वो ऑनलाइन होता है, डायरेक्ट अभी हम किसी को टेक्स्ट किए, तुरंत उधर पहुंचा, उधर से रिप्लाई किया, तुरंत हमारे पास आया। ईमेल जो होता है वो पहली बात तो ये कि रियल टाइम नहीं होता है। हम यहाँ से भेजते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो तुरंत पहुंच जाए, ऐसा चूंकि होता है कि तुरंत पहुंचता जरूर है, लेकिन कभी कभी समय भी लगता है डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क ट्रैफिक। और दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं यहां पर वेब सर्विसेज के कंटेक्स्ट में। दूसरा पॉइंट हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ईमेल जो होता है वहां पर हमारा आइडेंटिफिकेशन एक ईमेल आईडी, टेक्स्ट और कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन प्लस प्रोवाइडर का नाम होता है। जबकि अगर हम चैट के सेंस में कहें तो मैक्सिमम केसेस में आज जो चैट एप्लीकेशन, चाहे वो हमारे पास अवेलेबल हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम, वो हमारे मोबाइल नंबर को ही एक आईडी बना के चलता है। तो ये 2 डिफरेंस हम समझते हैं काफी होगा। यहां पर 2 ही डिफरेंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है Write in brief about any 2 advantages of e-banking। e-banking के लिए आप 2 एडवांटेज बताइए। तो पहला एडवांटेज ई बैंकिंग का तो यही है कि हमारे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होता है और हम किसी भी समय कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम खुद से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, बैंक खुला हुआ है, बंद है, इसकी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। पहला एडवांटेज ये हो गया। और अब दूसरा एडवांटेज ये है कि हम अपने अकाउंट से होने वाले हर ट्रांजैक्शन को कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं, यानी फ्रॉडिज्म का चांस जो है यहां कम हो जाता है। एक्चुअली अगर आप अवेयर नहीं हैं तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, फ्रॉडिज्म का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा बी में पूछा गया राइट इन ब्रीफ 1 एडवांटेज एंड 1 लिमिटेशन ऑफ ई रिजर्वेशन। एक एडवांटेज लिखना है और एक लिमिटेशन लिखना है। एडवांटेज वही है जैसे नेट बैंकिंग में है, कभी भी कहीं से भी रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, ये पहला एडवांटेज हो गया। लिमिटेशन है कि अगर इंटरनेट या नेटवर्क डाउन है तो हम टिकट बुक नहीं कर सकते, हमें वहां तक जाना पड़ेगा। या फिर हम अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विस नहीं है हमारे पास तो हम टिकट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। वहां पे कैश पेमेंट लेने के लिए कोई नहीं होता, चूंकि आप अपने घर से बुक कर रहे हो, तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है यहां पे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया राइट एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेबसाइट एक्चुअली पूरे कंटेंट का बंडल है, जबकि उसमें से हर एक कंटेंट पेज अलग एक पेज है। मतलब एक कह सकते हो कि वेबसाइट और वेब पेज में वही अंतर है जो एक पेज में और एक बुक में अंतर है। पेज मतलब एक पेज और बुक का मतलब बहुत सारे पेज का कॉम्बिनेशन जो एक पर्पस के लिए एक साथ बाइंड किया गया। वेबसाइट में भी यही होता है कि पेज कहने का मतलब एक वेब पेज, जबकि वहाँ वेबसाइट कहने का मतलब वहाँ मल्टीपल पेज होंगे जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे न्यूज़ वेबसाइट मतलब हर तरह का न्यूज़ देना, अब उसमें हो सकता है सोशल के लिए अलग न्यूज़ हो, पॉलिटिकल के लिए अलग न्यूज़ हो, फिनांस के लिए अलग न्यूज़ हो, और सारे पेज को कंबाइन करके वहाँ कंबाइन करने के लिए वहाँ पर लिंक का यूज किया जाता है AHREF टैग के जरिए। तो ये हो गया
एक ही पॉइंट चूंकि लिखना था तो काफी हो गया। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के ए में हमें कहा गया एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट एनी टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिटल डिवाइड। वैसे दो फैक्टर के बारे में बताइए जो डिजिटल डिवाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डिजिटल डिवाइड पहले समझना पड़ेगा। एक्चुअली डिजिटल डिवाइड का मतलब वैसा पर्सन जिसके लिए टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत आसान है और वैसा पर्सन जो टेक्नोलॉजी एक्सेस से काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि आपको रीज़न देना है, एक्सप्लेन करना है उस फैक्टर को। कम से कम दो फैक्टर होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस डिजिटल डिवाइड को क्रिएट करने में। तो पहला एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की पहुंच बहुत ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जहां आज नहीं हैं। तो एक बैरियर तो ये हो जाता है और दूसरा बैरियर होता है लिटरेसी लेवल। अगर पब्लिक लिटरेट नहीं होगी या पब्लिक पुअर है, और तो इन दोनों केस में उनकी पहुंच पहले वो पेट के लिए काम करेंगे न कि टेक्नोलॉजी की ओर भागेंगे। तो ये दो मेन आप रीजन लिख सकते हैं जो कि डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है। दूसरा और में इसके बी में क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है। मैं दोनों बता देता हूं। व्हाट आर सॉफ्टवेयर लाइसेंस? सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है? गिव वन एग्जाम्पल each of a free software license and a proprietary software। आपको कम से कम एक एक एग्जाम्पल देना है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है? तो एक्चुअली जब कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो उसे बेचती है। वो जिस पर्पस के लिए बना हुआ है उस पर्पस की आवश्यकता जिसको भी है, जैसे फोटो एडिटिंग का किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वैसे लोग जिनको फोटो एडिटिंग करने की आवश्यकता होती है वो अपने काम को इफिशिएंटली कर पाएं, इसके लिए सॉफ्टवेयर उनको बेचा जाता है, वो पैसे देके खरीदते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री हैं, उनका लाइसेंस फ्री है, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस मतलब ये कि सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए दिया जाने वाला अधिकार हम फ्री में दे रहे हैं या पेड में दे रहे हैं, यानी पैसे लेके दे रहे हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। जैसे कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, हो सकता है टेलीग्राम इंस्टॉल हो, फेसबुक इंस्टॉल हो, तो ये सारे ऐप या सॉफ्टवेयर जो है आपको फ्री में लाइसेंस दिए गए हैं ताकि आप यूज़ करें। वहीं अगर हम पेड लाइसेंस की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज इंस्टॉल होता है वो पेड है। अगर आपको फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर लेना है तो एडोबी से लेना होगा, वो पैसे दे के तब लाइसेंस खरीदना होता है। इसी तरीके के लाखों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री भी हैं और लाखों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड भी है। जो फ्री है उसके पैसे कमाने का वे कुछ और होता है। अगर हम फेसबुक जैसे कंपनी की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, तो ये आपको यूज़ करने के लिए तो फ्री दे देता है, लेकिन ये पैसे एडवर्टीजमेंट से कमाता है। आप इसके टूल को यूज़ करते हो तो आप जितना देर यूज़ करोगे आपके उस यूजेज से वो पैसे कमा लेता है। अब जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतने ज़्यादा उसके पास एडवर्टाइज़र आएंगे, एडवर्टाइज़र से वो पैसे लेता है, आपको फ्री में यूज़ करने देता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप उसके लिए फ्री में काम कर रहे हो। खैर इस टॉपिक पे नहीं आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग लिंक्स इन एन HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में हम लिंक्स क्यों यूज़ करते हैं? तो बहुत आसान सा जवाब है, लिंक इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि दूसरे पेज को हम लिंक कर पाएं। पहला रीजन तो ये कि अगर मल्टीपल पेज है तो हर पेज का URL किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। जनरली अगर हम किसी को शेयर करते हैं तो मेन पेज करते हैं, मेन पेज भी नहीं करते हैं, सिंपली URL करते हैं। सपोज करो कि abc.com है तो हम abc.com ही किसी को देते हैं। फेसबुक पे सारे लोग काम करते हैं लेकिन एक ही URL देता है facebook.com। अब वहाँ पर ढेर सारे लिंक हैं, जैसे क्रिएट अकाउंट करना है कि लॉगिन करना है कि पोस्ट देखना है या पोस्ट करना है।
या लाइक करना है, तो सबके लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। तो पहला तो ये हो गया कि मल्टीपल पेज को एक साथ ज्वाइन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये हो गया कि यूजर को ये एबिलिटी देता है कि वो अपने इंटेंडेड सेक्शन में इजीली मूव करे, जो उसके इंटरेस्ट की चीज है वहां पर इजीली नेविगेट करके जा सके। नेक्स्ट है मैच द टैग विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट एट्रीब्यूट। यहां पर कुछ टैग दिए गए और यहां पर कुछ एट्रीब्यूट दिए गए, तो कह रहा है कि दोनों को मैच करवा लीजिए, किसके साथ कौन सा एट्रीब्यूट जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम टेबल की बात करें तो बॉर्डर केवल टेबल में होगा। बॉर्डर चूंकि इसमें स्टाइल के साथ बॉर्डर लगा सकते हैं, और तो टेबल के साथ ये परफेक्ट मैच कर रहा है, हम टेबल टैग के साथ इसको मैच करवा देते हैं। ये रहा, टेबल के साथ बॉर्डर को मैच करवा दिए। नेक्स्ट है इनपुट। इनपुट में टाइप होता है, तो इनपुट के साथ इसको मैच करवा दिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर या और भी चीज होता है। उसी के बाद है ओएल। ओएल को हम मैच करवा देते हैं स्टार्ट के साथ। ओएल को, ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से करना है, 100 से भी कर सकते हैं अगर स्टार्ट डाल दें, बाय डिफॉल्ट 1 से करता है। टीडी टेबल डेटा, अगर इसकी बात करें तो ये रो स्पैन, यहां पर हम मल्टीपल रो को स्पैन करने के लिए रो स्पैन का यूज करते हैं। और या अगर आप इसका आंसर नहीं लिख पाए तो दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन बीजी कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी। बीजी कलर में क्या होता है, हम लिखते हैं बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट के बीच हम यहां पर या तो कलर का नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे येलो YELLOW, या हम यहां पर कलर कोड लिखते हैं जो कि जनरली हैश से शुरू होता है और अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ABC 1 2 3, ये एक कलर बनाएगा। तो बीजी कलर में या तो ये लिखें या ये लिखें। अब यहां पर कहा गया डिफरेंशिएट करना है बीजी कलर और बैकग्राउंड को, जबकि बैकग्राउंड जो होता है वहां पर हम बैकग्राउंड में इमेज असाइन करते हैं, न कि कलर देते हैं। दोनों का 2 यूज है। तो इसको अगर पूरा लाइन लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे, यहां पर स्टार्ट करेंगे और यहां लिखेंगे BODY बॉडी स्पेस बीजी कलर इक्वल टू येलो, या जो कोड है वो, और यहां पे बंद करेंगे। जबकि बैकग्राउंड अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे बॉडी बैकग्राउंड, स्पेस देने के बाद लिखना है बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट के बीच किसी भी पिक्चर फाइल का नाम अगर सेम पाथ में दोनों हैं तो केवल नाम चलेगा, जैसे A.PNG B.PNG, ऐसा करके डायरेक्ट नाम लिखेंगे। अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो हमें वो फोल्डर का नाम भी देना होगा, यानी पाथ बताना पड़ता है। तो ये हो गया दोनों। अब अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें, ये है राइट सुटेबल HTML statements to display the following text on web page in appropriate subscript and superscript form। इसको वेब पेज पे दिखाने के लिए हमें लिखना है, कोड लिखना है। सिंपल है, पहला है H, तो H को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद टू सबस्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट के लिए SUB लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ये SUB, बंद करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे टू, और सबस्क्रिप्ट को फिर, सबस्क्रिप्ट एक टैग है जिसको खोले हैं तो बंद भी करना होता है, तो बंद करने के लिए ये, फिर SUB और ये देंगे, बंद हो गया। और O एज इट इज है, यानी इसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट कहा गया E इक्वल टू MC²। इसको HTML में कैसे हम डिस्प्ले करवाएंगे, बहुत सिंपल है। E एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू एज इट इज MC, यहां तक एज इट इज। अब स्क्वायर इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जैसे सबस्क्रिप्ट लिखे हैं वैसे ही सुपरस्क्रिप्ट भी लिखाता है। यहां पर लेस देन SUP, बंद करेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे और फिर SUP को क्लोज करेंगे। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा HTML, जो कि ठीक ऐसा दिखाएगा।
अब इसके पहले चाहे तो आप पैराग्राफ टैग H1 टैग जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। हमारा पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो गया। नेक्स्ट, फिर से पीछे इस क्वेश्चन पे आए, और अगर ये हो कि हमें अगर A डॉट और B डॉट, ये क्वेश्चन में A और B नंबरिंग है, यानी ये हमें डिस्प्ले का पार्ट नहीं लेना है, यही लेना है। अगर ये लेना होता तो ये दोनों UL टैग यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के, सॉरी OL टैग यानी ऑर्डर्ड लिस्ट टैग में लेना होता है, जहां OL का टाइप A देते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं करना है, A और B दो ऑप्शंस हैं, इसको नहीं लेना है इफेक्ट में। इफेक्ट में हमको केवल ये लेना है और इफेक्ट में केवल ये लेना था। तो आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन सी से, इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। सेक्शन सी में कहा गया ए स्कूल वांट टू क्रिएट ए वेब पेज ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ इट्स कल्चरल क्लब एज शोन बिलो। इस तरह का कंटेंट वो डिजाइन करना चाहता है। द स्कूल वांट ऑल द 3 लाइन टू अपीयर एज हेडिंग एंड सब हेडिंग। 3 लाइन है, तीनों को हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में दिखाना है। बिल्कुल सिंपल है। The first line containing its name to have the boldest possible appearance as heading in blue color। पहला को हमें ब्लू कलर में दिखाना है। दूसरा है the second line containing the club name should appear as heading but its size should be smaller than the first line in green color। जो सेकेंड लाइन है उसको पहले लाइन से छोटा फॉन्ट साइज रखना है, ग्रीन कलर में रखना है। तो ऐसा करते हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन जो है H1 का यूज हम कर लेते हैं, सबसे बोल्डेस्ट होता है H1। तो H1 लेते हैं और इसे चूंकि कलर भी हमें देना है तो H1 स्टाइल STYLE, इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं, और यहाँ लिख देते हैं कलर, कॉलन देना है। और किस कलर में था? मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लू कलर में था, तो कलर कॉलन ब्लू BLUE डबल कोट बंद करेंगे और यहाँ से H1 के अंदर अब ये कंटेंट लिखाएगा और यहाँ पे आके वापस हम H1 को बंद करेंगे। ये हमारा पहला काम पूरा हो चुका है। दूसरा लाइन इससे छोटा चाहिए और कलर ग्रीन में चाहिए। सिंपल सी बात है। दूसरे लाइन के लिए हम H2 टैग का यूज करेंगे। सेम यही चीज लिखेंगे, जो यहां लिखे हैं एज इट इज यहां लिख देंगे। केवल H1 के जगह H2 करेंगे। एक ये चेंज हो जाएगा और दूसरा चेंज हो जाएगा, कलर ब्लू के जगह पर कलर हम ग्रीन करेंगे। सिंपल। और इस साइड जैसे यहां था ठीक उसी को कॉपी कर देना है। थर्ड की बात अगर हम करें तो कहा गया द थर्ड लाइन कंटेनिंग द प्रोग्राम डिटेल्स शुड अपीयर एज ए हेडिंग। ये भी हेडिंग की तरह दिखाना है। एंड इट्स साइज शुड बी स्मॉलर देन द प्रीवियस 2 लाइन इन सियान कलर। अब क्या है कि जो सजेस्ट द HTML कोड टू गेट द डिजायर्ड अपीयरेंस ऑफ द लाइन इन द वेब पेज। ओके, नो इशू। तो अब यहां भी अगर हम यही करें कि H3 करके चलें तो बिल्कुल काम कर जाएगा। तो यही करना है, सेम चीजें कॉपी करनी है। 2 के जगह H3 करना है, ब्लू ग्रीन जहां है वहां सियान करना है, इस साइड H3 बंद करना है। लेकिन एक और चेंजेज बीच में है जिस पे गौर करने वाली बात है। 15 में TH ये जो है वो सुपर स्क्रिप्ट है, यानी यहां तक टेक्स्ट एज इट इज होगा। उसके बाद हमें एक SUP लगाना होगा और TH के बाद अब हमें SUP को बंद करना होगा और अब आगे एज इट इज टेक्स्ट रहेगा। मतलब पहले ये लाइन, फिर यहां से 15 तक, उसके बाद ये SUP TH SUP बंद, उसके बाद ये, और उसके बाद H3 को यहां पे बंद करेंगे। तो यहां पे वापस H3 को हम बंद कर देते हैं। दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन 21, इसमें कहा गया ऐसा है शॉर्ट सम वीडियो शी वांट टू क्रिएट ए वेब पेज सो एज टू शेयर हर कंटेंट हर क्रिएशन with her followers across the web. Help Aisha to embed her video file in the web page with the following specification.
ऐसा, जो कि एक लड़की है, उसने कुछ वीडियो कंटेंट तैयार किए और वो वेबसाइट पे अपना एक वेबसाइट बना रही है जिस पे कि चाहती है हमारा वीडियो डिस्प्ले हो ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वेबसाइट खोले और उसके वीडियो को वॉच कर पाएँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो उस वीडियो कंटेंट को डिस्प्ले करना है और उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल आसान है। स्पेसिफिकेशन क्या है? तो पहला कहा गया द नेम ऑफ वीडियो फाइल। वीडियो फाइल का नाम हमारा यहाँ पे ये दिया गया, एज इट इज इसको लिखना है, अंत में डॉट को नहीं लेना है इफेक्ट में, वो नाम में शामिल नहीं है, वो पंक्चुएशन मार्क है। नेक्स्ट, द वीडियो शुड प्ले इन द विंडो ऑफ विड्थ 350 पिक्सल एंड हाइट 250 पिक्सल। वीडियो का हाइट और विड्थ यही होना चाहिए और द वीडियो कंट्रोल सच एज प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम शुड बी विजिबल। सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट विजिबल रहता है, हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नाम वहाँ पर जो भी है इस नाम को हम ए मान के चलते हैं, एज इट इज इसको लिख देना है, ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं और लिखेंगे वीडियो हाइट इक्वल टू डबल कोट के बीच जो भी हाइट इसने कहा, तो हाइट है 250 पिक्सल, तो यहां लिखेंगे 250। विड्थ है 350, तो स्पेस देके लिखेंगे विड्थ इक्वल टू डबल कोट के बीच 350, ये 5 है, डबल कोट बंद, और ये वीडियो टैग का क्लोजिंग। और इसके बाद वीडियो टैग अगर स्टार्ट हुआ है तो वीडियो टैग का अपना एक क्लोजिंग भी होता है। सिंपल। तो ये हमारा कौन कौन सा हो गया? द वीडियो शुड प्ले इन द विंडो, हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ हो गया। अब हमने वीडियो फाइल का नाम अभी तक नहीं दिया है, हमें वो देना है। और दूसरा कि वहां पर कंट्रोल्स विजिबल होने चाहिए, उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें सोर्स देना है, तो यहां पर लिखते हैं फिर से सोर्स, SOURCE स्पेस SRC इक्वल टू डबल कोट के बीच, एक्चुअली जो भी यहां लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे, जो मार्किंग दिए हैं इसलिए मार्किंग हम डाल रहे हैं, आपको पूरा लिखना होगा, जो भी नाम यहाँ है एज इट इज वो नाम लिखना है। और अब यहाँ पर उसका फॉर्मेट देना होता है। सोर्स जो है हमारा वीडियो जो है उसका फॉर्मेट क्या है? हो सकता है MP4 हो सकता है AVI हो, तो हमें टाइप बताना पड़ता है और इसके लिए एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है वीडियो टाइप। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पेस टाइप इक्वल टू डबल कोट के बीच MP4 वीडियो ऑब्लिक MP4, उल्टा हमने कर दिया है। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं और अब मैं लिख देता हूं फिर से, यहां पर लिखेंगे वीडियो ऑब्लिक MP4 और डबल कोट बंद, और ये लेस देन का ग्रेटर देन हमने दे दिया। और फिर से एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि उसका इनिशियल स्क्रीन हमें दिखाना होता है, उसके लिए लिखेंगे सेम थिंग, सोर्स SRC इक्वल टू सेम थिंग, टाइप इक्वल टू, यहाँ पर केवल लिखेंगे वीडियो ऑब्लिक OGG, दैट्स ऑल। ये डबल कोट के बीच ही होगा, केवल सब चीज वही रहेगा, केवल और केवल इतनी चीजें बदलेंगी कि आपको ये करना है कि अंत में वीडियो OGG एक ऐड कर देना है, AVI में भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास काम करेगा ये। अगले क्वेश्चन में कहा गया A, यानी इसका B भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, खैर बाद में देखेंगे, पहले पहला देखें। ऑनलाइन गैजेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनी है। द कंपनी विशेज टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फॉर विच दे वांट टू लॉन्च इट्स वेबसाइट। मतलब कोई प्रोडक्ट कंपनी है जो कि अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है ताकि वो प्रोडक्ट को साइट के जरिए लोगों को दिखा सके और बेच सके। द होम पेज ऑफ द वेबसाइट शुड कंटेन द इमेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। होम पेज पे क्या रहेगा? तो उसका जो प्रोडक्ट है उसका इमेज रहेगा, सिंपल सी चीज है। विच
आर सेव्ड एज phone.jpg एंड tv.jpg। फाइल का नाम है ये, इस नाम से सेव्ड है। द कंपनी विशेज टू ओपन द वेब पेज नेम्ड allphone.html when the image phone.jpg is clicked। यानी कि दो इमेज दिखाना है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, और अगर इस इमेज पे यूजर क्लिक करता है तो हमें ये पेज खोल के दे देना है। सिंपल। Similarly, on clicking the image tvjpg, a different web page named this one should open. Ensure that both the image should get displayed with a width of 200 pixel and a height of 150 pixel. Write the code to achieve the desired result। इस तरह का रिजल्ट लेने के लिए आप एक पेज बनाइए। सिंपल सा है। नोट में दिया गया, assume that the image and both the web page are stored in the same folder। एक ही फोल्डर में वेब पेज है और एक ही फोल्डर में हमारा इमेज भी है, यानी हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, सीधे नाम देके आगे बढ़ जाना है। सिंपल। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो दो इमेज हमें लेना है, तो इमेज के लिए क्या लिखते हैं, img। तो सिंपल हम लिखेंगे img src इक्वल टू डबल कोट के बीच इमेज का नाम होगा, इमेज फाइल का नाम हमें देख लेना चाहिए, और ये नाम था phone.jpg phone.jpg। तो हम यहाँ लिखेंगे phone.jpg। कैपिटल में था इसलिए हमने कैपिटल में ही लिखा, वैसे कैपिटल स्मॉल से वैसे सर्वर पे फर्क पड़ता है जो कि केस सेंसिटिव बिहेवियर देता हो, यानी खास करके लिनक्स सर्वर, एनजिंग सर्वर अगर कैपिटल स्मॉल को अलग अलग ट्रीट करता है तो बेहतर हो कि फाइल का नाम जैसे है वैसे ही लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम अगर डेवलप कर लिए हैं तो होस्ट करते समय हमें परेशानी ना हो। उसके बाद इसका विड्थ भी हमें देना है और हाइट भी देना है, तो हम लिखते हैं विड्थ इक्वल टू डबल कोट के बीच विड्थ देंगे और फिर स्पेस देके हाइट इक्वल टू डबल कोट के बीच यहां पर हम हाइट दे देंगे। अब क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है, 200 विड्थ है और 150 हाइट है। यहां पे 200 विड्थ हो गया, 150 ये हमारा हाइट हो गया, इमेज एक हो गया। जैसे एक इमेज बना है वैसे ही दूसरा इमेज लेना है, केवल हमें phone.jpg जो है उस पे के उस नाम के जगह पर अगली बार हमें tv.jpg यूज करना है, यानी इसी लाइन को 2 बार लिखना है, केवल बदल जाएगा ये यहां पर जो कंटेंट है जो यहां देख पा रहे हैं ये कंटेंट बदल जाएगा, नथिंग एल्स, बाकी सब चीज सेम रहेगा। अब हमें करना क्या है कि जब कोई इस इमेज पे क्लिक करे तो एक पेज खोलना है, नाम दिया हुआ है। अब क्लिक करने पर अगला पेज खुले और इसके लिए टैग होता है href लिखते हैं। तो हम यहां पे शुरू करते हैं, लिखते हैं href हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट के बीच उस पेज का नाम देंगे जिसको खोलना है और बंद करेंगे, और इस ए टैग को भी बंद करते हैं अलग से। img को अलग से बंद नहीं किया जाता क्योंकि img में सारी चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। तो यहां पर वो फाइल का नाम देना है जिसे हमें खोलना है, और ए स्टार्ट किए हैं तो ए बंद भी करना होगा, यानी कि ए को हम इमेज के बाद बंद करेंगे। इससे ये हुआ कि पूरा का पूरा इमेज हाइपरलिंक रेफरेंस बन गया, और उसके किसी भी एरिया पे क्लिक किया जाएगा तो वो पेज खुलेगा जिसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर पहला नाम है जो दिया हुआ है allphones.html, तो यहाँ पर हम लिखते हैं allphones.html, ये नाम हमने लिख दिया। अब एक और इमेज था
एक्चुअली आपको करना क्या है, केवल एक लाइन रिपीट नहीं करना है, आपको ये एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तीनों लाइन को फिर से लिखना है और बदलनी दो चीज़ें हैं केवल। जहाँ allphones.html है वहाँ पे आपको लिखना है alltvs.html, और जहाँ पे हमने phones.jpg लिखा है वहाँ पे आपको लिखना है tv.jpg। केवल ये बदल दीजिए, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी का और पार्ट है सेम क्वेश्चन का, बी है, राइट द एचटीएमएल कोड टू डिजाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट्स एज शोन बिलो। एक्चुअली आपको ये ऐसा ही डिजाइन करना है। हियर इज ए शॉपिंग लिस्ट ऑफ कैटेगरीज एंड आइटम्स। तो इसको क्या करिए, आप H2 में भी ले सकते हैं, P में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, H2 ना लेके H3 लेते हैं। यहां पे H3 बंद कर देते हैं, सिंपल। अब इसके नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट है, वेजिटेबल और फ्रूट, यानी UL टैग स्टार्ट होगा। तो यहां पे हम एक UL शुरू करते हैं, और जाहिर सी बात है ये UL सबसे अंत में जाके बंद होगा U और L के साथ, सॉरी OL होगा, OL कर दीजिए क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट में दो LI हैं, दो लाइन हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट में दो लाइन है, कौन, वेजिटेबल और फ्रूट्स, बाकी उसके अंदर है। तो यहां पर एक LI शुरू होगा, यहां पर हमें LI शुरू करना है। इसको मैं मिटा दूं और कलर भी चेंज कर लेता हूं। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे LI और ये स्टार्ट किए। हर OL के अंदर LI एक लाइन के लिए होता है, लेकिन ये LI यहां से शुरू हुआ है और बंद खत्म कहां हुआ है, एग्जैक्टली जब ये खत्म हो गया तब, क्योंकि अगला यहां शुरू है। तो यहां पे हम बंद करेंगे LI को। तो यहां पर हमने LI को बंद कर दिया, और जाहिर सी बात है दूसरा यहां शुरू हुआ है तो यहां से शुरू कर लेते हैं। फिर एक LI हमने शुरू किया, और ये कहां खत्म है, यहां पे जाके खत्म है। यहां पे हम फिर से LI को बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली ये कंटेंट एज इट इज रहेगा, हम इसी पे लिख दिए हैं, ये हमें लिखने की आवश्यकता फिर से नहीं पड़ी। अब इतना भी नहीं हुआ, केवल ये और ये पूरा हुआ। इस बीच में जो है फिर ऑर्डर्ड लिस्ट है, ध्यान रखना है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के बीच में दो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए पहले UL लिखते हैं, तो हम लिखेंगे UL एग्जैक्टली वेजिटेबल्स के बाद। ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बगल में लिखें या नीचे लिखें एक ही बात है। और UL जहां भी स्नीपेज खत्म हो गए, यहां पर खत्म हो गया है, यहां पर UL को बंद करेंगे। अब इस UL के अंदर 3 बार LI है, यानी यहां LI शुरू हुआ, यहां पे बंद हुआ, पहला LI हो गया। इसी तरह फिर से एक LI शुरू हुआ यहां, और फिर से यहां पर एक LI बंद हो गया। फिर तीसरा LI शुरू हुआ, और इस UL से पहले यहां पर LI एक बंद हो गया, यानी यहां पर एक साथ LI, UL और LI है। यही चीजें फिर LI, जो फर्स्ट LI के अंदर जो चीजें हमने की वही चीजें सेकेंड LI के अंदर करनी है। यानी UL शुरू होगा, UL बंद होगा, और हर लाइन के लिए LI स्टार्ट, LI एंड, LI स्टार्ट, LI एंड ऐड कर देना है। ये भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म प्लेजरिज्म, राइट इन ब्रीफ एनी 2 एग्जाम्पल इलस्ट्रेट एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। ये होता क्या है टर्म? एक्चुअली जब किसी और के क्रिएशन को आप अपने क्रिएशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी दूसरे शब्दों में अगर आसान भाषा में कहें तो नकल करना। अब 2 एग्जाम्पल भी देना है। किसी के साइट से कोई कंटेंट उठा लिए, अपने साइट पर दिखा रहे हैं। किसी के आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को कॉपी कर लिए और
हम अपना दिखा रहे हैं। मैडम ने कहा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्कूल में, आपने किसी और के प्रेजेंटेशन मांग लिया और उसकी नकल करके दिखा दी, ये भी वही चीज है। तो इन सारे टर्म के लिए ये एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, प्लेजराइज्म। नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग सेक्शन डी में। यहां पर कहा गया राइट द HTML कोड टू डिजाइन ए स्टूडेंट डेटा इनपुट फॉर्म एज बिलो। स्टूडेंट डेटा इनपुट, जैसे जाहिर सी बात है वेबसाइट बनता है तो उस पर फॉर्म भरने का भी प्रोविजन होता है, कहीं फीडबैक, कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ स्टूडेंट फॉर्म है, स्टूडेंट्स डेटा इनपुट फॉर्म है, तो आपको इस तरह का एक फॉर्म डिजाइन करना है। अब कुछ खास कहा गया, द फॉलोइंग इनपुट एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म। ये सारे इनपुट एलिमेंट निश्चित रूप से शामिल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए चेक बॉक्स टू अलाउ द स्टूडेंट टू सब्सक्राइब टू ए न्यूज़लेटर, एक चेक बॉक्स होना चाहिए। ए टेक्स्ट बॉक्स टू इंटर स्टूडेंट नेम, नाम के लिए टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। रेडियो बटन होना चाहिए जेंडर के लिए। द बटन शुड बी ग्रुप्ड विथ इंडिविजुअल वैल्यू एज मेल फीमेल, मेल फीमेल में ग्रुप होना चाहिए। और एक लिस्ट बॉक्स होना चाहिए जहाँ की हम कंट्री सिलेक्ट कर पाए, USA, कनाडा, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सी बात है, हम इसको इसी पे समझा देते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आपको फॉर्म बनाना है तो बेहतर है कि आप एक फॉर्म एट्रीब्यूट लीजिए, FORM, और जहां भी फॉर्म खत्म होगा वहां पे फॉर्म एट्रीब्यूट को हम बंद करेंगे। पहला काम, फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म बंद। अब इस बीच में हमें ये सारे काम करने हैं, ये हेडिंग है और सेंटर में है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं H2, थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, बेहतर दिखेगा, तो इसको हम कहते हैं H2। सेंटर्ड लाइन है तो इसके लिए हम H2 को बंद ना करके इसी के बीच लिखेंगे H2 अलाइन इक्वल टू सेंटर, और H2 को यहां बंद कर देते हैं। यानी पहला काम हमारा हो गया। अब हमें नेम लेना है और उसके अंदर इनपुट बॉक्स देना है। तो नेम को हम एज इट इज लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें तो P टैग के अंदर, div टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। चूंकि ऊपर नीचे अलग अलग लाइन में है तो बेहतर है P टैग आप लगाइए। तो P यहां स्टार्ट कर लेते हैं और P को यहां पे बंद कर देते हैं। इस P टैग के अंदर ये जो टेक्स्ट है उसको एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजेज नहीं। टेक्स्ट एज इट इज लिखने के बाद यानी हम लिखेंगे NAME कॉलोन, और उसके बाद इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। तो कुछ खास स्पेसिफिकेशन चूंकि नहीं है तो सिंपल हम लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। कोई एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है खास, विड्थ भी दे सकते हैं हम, बॉर्डर भी, स्टाइल भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इतना से हमारा पर्पस फुलफिल हो जा रहा है, मैंने छोड़ दिया। तो हमारा एक पूरा हो गया। अगला क्या है, चेकबॉक्स है, तो फिर वही करेंगे, P टैग स्टार्ट कर लेंगे यहां पे और इधर में जाके P टैग बंद कर देंगे। ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हम अगल बगल लिखें, यहां हम इसी पे समझा रहे हैं इसलिए ऐसा है। P टैग के बाद सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर कॉलन एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जहां कॉलम हो जाएगा उसके बाद हमें लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट के बीच चेकबॉक्स और डबल कोट बंद, ये बंद, ये हो गया पूरा। अब तीसरा, तो फिर P टैग शुरू कर लेते हैं और यहीं पे P टैग बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए किए कि अलग हमें फिर लिखना है, अगले लाइन में है तो बेहतर है लाइन चेंज हो जाए। P लाइन चेंज कर देता है बाय डिफॉल्ट। फिर से P स्टार्ट किए, मेल लिखेंगे। यहां पर एक, जैसे ये टैग हम लिख रहे हैं, यहां पर इतना दूर जो है ये हमारा टैग है, तो
तो इस तरह यहाँ भी टैग होगा, यहाँ भी टैग होगा और यहाँ भी टैग होगा। बाकी मेल टैग, फीमेल टैग, अदर टैग, दैट्स ऑल, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन टैग में लिखेंगे क्या? तो सिंपल इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे, इनपुट, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और यहां पर नेम इक्वल टू लिखेंगे मेल, डबल कोट के बीच MELE, नो, नेम में मेल नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। मेल जो है वो हमारा वैल्यू है, और ग्रुप एक साथ रेडियो बटन को किया जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि हम नेम एट्रीब्यूट को लेते हैं। तो सबके नेम में एक ही चीज होगा, जेंडर, और वैल्यू एक में मेल, एक में फीमेल, एक में अदर। तो यहाँ नेम इक्वल टू मेल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां तक सही है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ये पहला के लिए लिख रहे हैं, मेल के लिए तो मेल वर्ड लिखना है, उसके बाद वो लिखना है जो वहां रेड कलर में है। तो इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल टू, डबल कोट के बीच में लिखेंगे जेंडर, और वैल्यू इक्वल टू, डबल कोट के बीच में लिखेंगे मेल। ऐसे होगा। अब ये 3 बार हमें लिखना है, एक बार मेल के लिए लिखे, दूसरी बार फीमेल के लिए, और तीसरी बार अदर के लिए। सेम चीज 3 बार, केवल वैल्यू में दूसरी बार फीमेल और तीसरी बार अदर हो जाएगा। कंप्लीट। अब अंतिम चीज बच गया, कंट्री ऊपर नीचे है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि यहां पी दे दे, यहां पे पी बे को बंद कर दे, तो ये हमारा काम खत्म। अब एक ये टैग बच गया, और ये क्या है? ये सिलेक्ट बॉक्स है कंट्री के लिए। एक्चुअली नेम एट्रीब्यूट सब में होना चाहिए, जैसे कि यहां पर इनपुट टाइप चेकबॉक्स दिए हैं, तो किस काम के लिए है? तो नेम इक्वल टू, डबल कोट के बीच एक यूनिक नेम दे देंगे, जो कि ये बताएगा कि ये इस काम के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होता है तो उसी नाम का यूज हम करते हैं, उसको इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए। नेम सब में हम नहीं दिए, इसमें दिए क्योंकि यहां आवश्यक था, आवश्यक सब में है, ध्यान रखना है, और में नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए हैं, ये स्टूडेंट नेम के लिए है, तो यहाँ इसका नाम रखेंगे नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम। ध्यान रखना है, नेम जब भी किसी का नाम हम कंट्रोल का नाम रख रहे हों तो बीच में स्पेस का यूज नहीं करना है, अंडरस्कोर का यूज कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, या फिर रेगुलर कैरेक्टर स्टूडेंट बिना स्पेस के नेम, स्टूडेंट नेम ऐसा रख लीजिए, एस नेम रख लीजिए, ये बेहतर रहेगा। तो अब लास्ट कंट्रोल बचा हुआ है और यह है सेलेक्ट। तो उसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट, इसमें भी नेम होगा, नेम इक्वल टू कंट्री छोड़ देते हैं। एक ही को एक बार में सिलेक्ट किया जाए, इसके लिए हम लिखते हैं साइज इक्वल टू 1, और यहां पर सिलेक्ट को बंद कर देना है। दैट्स ऑल, सिलेक्ट बन गया। अब इसमें ऑप्शंस जो हैं वो नीचे डिफाइन किए हुए हैं। यहां पर यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया 4, यानी 4 लाइन हमें लिखना है, और 4 लाइन जो होगा वो चारों लाइन इसी बीच में लिखना है। हम एक लाइन लिखते हैं, उसी को कॉपी करना है, केवल कंट्री का नाम बदल देना है। यहां क्या होगा, लिखेंगे ऑप्शन वैल्यू स्पेस देके इक्वल टू, डबल कोट के बीच में यूएसए, डबल कोट बंद, और ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन भी बंद होगा, यानी कि यहां पर हम फिर से यूएसए लिखेंगे, ये दिखेगा और ये वैल्यू सेव होगा, यानी ये वैल्यू जब फॉर्म सबमिट होगा तब यूज किया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन को बंद कर देते हैं। दैट्स ऑल, ये लाइन 4 बार लिखना है। सिंपल है, हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे हमने सब चीज का ख्याल रखा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर और है। यहाँ क्या कहा गया, ऑब्जर्व द स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन ए वेब पेज एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। यहाँ भी हमें एक टेबल बनाना है, यहाँ पे हमें रो स्पैन का यूज करना है, और बाकी सिंपल TDTR का यूज करके बना देना है। बिल्कुल सिंपल है, बनाने में
अगर टेबल एट्रीब्यूट आपने पढ़ा होगा तो सिंपल टेबल स्टार्ट करना है, टेबल बंद करना है, उसके अंदर 1 2 3 4 रो है, यानी 4 बार tr यूज होगा पहले। और यहाँ इधर से देखें td, तो 1 2 3 4 5 td, यानी हर रो में 5 td होगा। नहीं, पहला में एक td होगा, पहला में जो td होगा वो 4 रो को स्पैन करेगा और बाकी सब में 4 ही td होगा। सिंपल, पहला में केवल 5 होगा। और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है तो बिल्कुल आसान है, इसको हम फिलहाल छोड़ के चलते हैं। बॉर्डर साइज 1 मान के चलना है ना, बॉर्डर इक्वल टू 1 डाल देना है। और अब लास्ट सेक्शन ई है, इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, समय का लिमिटेशन है, फिर मिलेंगे। तो इसको पूरा देखिए और फिर अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।